एपिसोड नंबर 31 टू 40। अरकान आरव को बताता है, जब ये दुनिया बनी और जब ये पूरी तरह तैयार हो गई तो यह इतनी खूबसूरत थी कि कई शक्तिशाली प्राणियों का ध्यान इस पर गया और वे इस दुनिया में आ गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पहले से ही कुछ क्रिएचर मौजूद थे जिनके पास शक्तियाँ थीं और वे यहाँ पर शासन कर रहे थे। धीरे धीरे वे शक्तिशाली प्राणी इन क्रिएचर को अपने कब्जे में लेने लगे और इस दुनिया पर राज करने लगे। उन 8 प्राणियों में से हम भी एक थे जो पूरी दुनिया पर शासन करते थे। समय के साथ पृथ्वी की शक्तियां कमजोर होती गईं और ये तबाही की ओर बढ़ने लगी। हम लोगों ने इसे बचाने के लिए अपनी शक्तियां साझा की, जिससे पृथ्वी बच गई। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो ये दुनिया बहुत पहले ही खत्म हो जाती। लेकिन इस प्रक्रिया में हम बहुत कमजोर हो गए। आरव ने पूछा, तुम लोग इस दुनिया को छोड़कर क्यों नहीं चले गए? अरकान ने उत्तर दिया, इस दुनिया से अब हमारा लगाव हो गया है, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। आरव ने उसकी बातों पर विश्वास जताते हुए कहा, तुम्हारे पास इतनी जानकारी है तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि पृथ्वी पर अचानक से इतनी सारी ऊर्जा क्यों आ रही है? अरकान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 100 साल पहले इस दुनिया में अजीब सी एनर्जी आने लगी जो स्पेस से आ रही थी। हमें पता था कि यह सब हो रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इसका असर क्या होगा। पहले समय में बहुत सारे लोगों के पास शक्तियां थीं जो अभी भी बहुत लोगों के पास हैं। लेकिन जब से यह एनर्जी पृथ्वी पर आई तब से सब कुछ बदल गया। हर जगह पर बहुत सारे सुपर ह्यूमन हो गए और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि यह घटना सबसे ज़्यादा 20 साल पहले हुई है। 20 साल पहले अचानक शक्ति की एक नई लहर उत्पन्न हो गई और बहुत सारे जीव जंतु और रहस्यमयी जगहें सामने आने लगीं। यहाँ के लोग इन जगहों को आम जनता से छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और अभी भी छुपा रहे हैं। आरव ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और उसे इस दुनिया की गहराइयों का एहसास हुआ जिसे वह अब तक नहीं जानता था। आरव कुछ सोचते हुए अरकान से पूछता है, तुमने कहा था तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 साल का ही ज्ञान है, लेकिन तुमने मुझे पूरी पृथ्वी के जन्म की घटना बता दी। अरकान हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, ये सामान्य बातें हैं जो हमारे पूर्वज हम लोगों को बताते आए हैं। और जो 10,000 साल का ज्ञान है वह पिछले घटनाक्रम का है जो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। अभी तुम्हारे लिए इतना ही जानना जरूरी था कि पता नहीं स्पेस में क्या हो रहा है जिस वजह से यह एनर्जी आ रही है। अगर यह बढ़ता रहा तो पृथ्वी पर और भी बहुत सारी समस्याएं होंगी और आम जनता ढंग से नहीं जी पाएगी। आरव ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं संभाल लूंगा। वैसे मुझे भी लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। आरव ने सोचते हुए पूछा, तुम्हारे अलावा बाकी कौन से जीव हैं जो इस दुनिया में आए थे? अरकान ने सिर खुजलाते हुए कहा, यार, वह तो मुझे खुद नहीं पता। मुझे सिर्फ एक के बारे में ही पता है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वह? अरकान ने गंभीरता से जवाब दिया, उसका नाम सेलेना है। वह एक सुंदर और शक्तिशाली प्राणी है। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है और उसकी त्वचा पर चमकदार लाल, नीले और पीले रंग की फ्रेम बनी हुई है जो उसे और भी खास बनाती है। उसकी आंखें चमकदार हरी हैं और बाल सुनहरे जो उसकी शक्तियों की चमक से मिलते हैं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, उसकी शक्तियां क्या हैं? अरकान ने समझाते हुए कहा, सेलेना बेहद ताकतवर है। वह किसी भी चीज़ को अपनी मर्जी से बदल सकती है, चाहे वह रूप हो, आकार हो या तत्व हो। वह हवा में उड़ सकती है और अपनी ऊर्जा से दूसरों को भी शक्तिशाली बना सकती है। उसकी एक सबसे बड़ी शक्ति है उसकी करिश्माई आभा, जिससे कोई भी उसके प्रभाव में आ सकता है। आरव ने सोचते हुए पूछा, तो उसके बाद क्या हुआ? अरकान ने एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली और फिर कहने लगा, सेलेना की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उसने कई बार इस दुनिया की संरचना को बदल दिया। लेकिन उसने हमेशा ये ध्यान रखा कि पृथ्वी पर संतुलन बना रहे। इसी कारणवश उसने कई शक्तिशाली प्राणियों को अपने नियंत्रण में रखा और उन्हें अपनी मर्यादा में रहने को कहा। आरव ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, और बाकी प्राणी कौन कौन से थे जो इस दुनिया में आए थे? अरकान ने सिर खुजलाते हुए कहा, यार, वह तो मुझे खुद नहीं पता। मुझे सिर्फ सेलेना के बारे में ही पता है। बाकी प्राणी कौन थे और कितने थे, ये भी एक रहस्य है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। आरव ने सोचते हुए कहा, तो हमें अब इन प्राणियों के बारे में और जानकारी जुटानी होगी और यह पता लगाना होगा कि इस एनर्जी का स्रोत क्या है। अरकान ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और यह भी याद रखना कि यह काम आसान नहीं होगा। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा और सही जानकारी जुटानी होगी। आरव ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं इस पर काम करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें और कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना।
अरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन दोस्त। और अगर तुम्हें कुछ भी संदिग्ध लगे तो मुझे तुरंत बताना। आरव ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा खुद पता लगाने की। देखते हैं क्या नया और रोचक सामने आता है। अरकान जाने से पहले एक और बात कहते हैं, सेलिना बहुत खूबसूरत है। उसकी सुंदरता और आभा अद्वितीय है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, उससे क्या? अरकान ने थोड़ी गंभीरता से कहा, आरव, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कई प्राणी उसके प्रभाव में आकर उसकी बात मान लेते हैं। इसलिए उससे मिलने से पहले यह बात ध्यान में रखना। आरव ने संजीदगी से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं सतर्क रहूंगा। धन्यवाद चेतावनी के लिए। अरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, ख्याल रखना दोस्त। अगर तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत पड़े तो मुझसे संपर्क करना। आरव ने कहा, जरूर, धन्यवाद अरकान। ये कहकर आरव ने कनेक्शन तोड़ लिया और इस रहस्यमयी जानकारी को जानने के लिए खुद को तैयार करने लगा। अरकान से बातचीत के बाद आरव ने कनेक्शन तोड़ने का सोचा और फिर विचारों में डूब गया। उसने सोचा, अरकान ने अभी मुझे पूरी जानकारी भी नहीं दी। उसके पास 10,000 साल पुरानी जानकारी है, फिर भी उसने मुझे सिर्फ सेलिना के बारे में बताया और बाकी कुछ भी नहीं। सच कहूं तो उसने मुझे यही कहा कि बाकी जानकारी मुझे खुद पता करनी होगी। आरव ने खुद से कहा, अगर मुझे सच में इस दुनिया और इन रहस्यमयी प्राणियों के बारे में जानना है तो मुझे खुद ही कदम उठाने होंगे। अरकान ने मुझे एक सुराग तो दिया है, लेकिन बाकी रहस्य मुझे खुद ही सुझाने होंगे। वह सोचने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मुझे सेलिना के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। उसकी शक्तियों और उसके प्रभाव को समझना होगा। इसके बाद मुझे उन बाकी प्राणियों के बारे में भी पता लगाना होगा जो इस दुनिया में आए थे। और यह एनर्जी का स्रोत जिसे अरकान ने बताया, उसे भी समझना होगा। आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। वह जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार था हर चुनौती का सामना करने के लिए। आरव अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके दोस्त अभी भी आपस में बहस कर रहे हैं। वह मन में सोचता है, ये लोग अभी भी इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं। तभी आरव उठते हुए कहता है, क्या तुम लोगों की बात हो गई? अब बताओगे कि क्लास का टाइम हुआ है कि नहीं, और कौन सी क्लास है? सभी उसकी ओर देखते हैं और सूरज जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, हिस्ट्री की क्लास है। सूरज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तेरा नींद पूरा हो गया? अब क्लास की ओर चलेगा या नहीं? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम लोग जाओ, मेरी अटेंडेंस लगा देना। सूरज ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, क्या काम है यार? सब ठीक तो है? आरव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। बस कुछ पर्सनल काम है, निपटा कर आता हूँ। सूरज ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम संभाल लेंगे। जल्दी लौटना। आरव ने दोस्तों को अलविदा कहा और अपने जरूरी काम की ओर बढ़ गया। वह कैंपस में घूमते हुए सोच रहा था, अरकान ने तो मुझे कम जानकारी दी है। उसने ठीक से नहीं बताया कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और यहाँ सारे जीव कैसे और कौन कौन आए थे। वह जानता तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे सेलिना के बारे में पता करना होगा। अगर मैं उसके बारे में पता कर लूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि दुनिया में आखिरकार हो क्या रहा है और यह 100 साल में क्या हुआ। अपने विचारों में खोया हुआ आरव सोच रहा था, चलो इसे छोड़ो, पहले तो विक्रम से जाकर निपटना है। अब समय आ चुका है कि विक्रम को उसकी हरकतों का अंजाम दिखा दिया जाए। यही सोचते हुए आरव फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच गया। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो उसे थोड़ी दूरी पर एक लड़की बैठी दिखी जो किताबें पढ़ रही थी। उसकी नज़र किताबों में गहराई से डूबी हुई थी। आरव ने ध्यान से देखा तो उसे याद आ गया कि यह वही लड़की थी जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था। उस दिन वह बाहर खड़ा होकर पनिशमेंट ले रहा था और ये लड़की अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजर रही थी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसे उसका नाम याद आ गया, प्रिया। पर आरव ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और विक्रम की ओर बढ़ने लगा। प्रिया ने नोटिस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने सर उठाकर देखा और आरव को देखकर फिर से अपनी नज़रें किताबों में डाल दी। आरव ने इसे नज़रअंदाज किया और सीधे विक्रम की ओर बढ़ने लगा, जहां विक्रम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। विक्रम ने एक जोरदार किक मारी और फुटबॉल तेजी से आरव की ओर बढ़ी। आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए फुटबॉल को अपने पैर से रोका। विक्रम ने चौंककर आरव की ओर देखा और उसके दोस्तों ने भी ध्यान दिया।
आरव ने गंभीरता से विक्रम की ओर देखा और कहा, विक्रम, हमें बात करनी होगी। अभी और यहीं। विक्रम ने अपने दोस्तों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, क्या बात है, आरव? आज बहुत बहादुर लग रहे हो। आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, सोनाली को परेशान करना बंद करो। अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वह इस बात को अकेले ही संभाल सकता है। फिर वह आरव की ओर बढ़ा और बोला, तुम्हें क्या लगता है, आरव? तुम मुझे धमकी दोगे और मैं डर जाऊंगा? आरव ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, यह धमकी नहीं, चेतावनी है। अगर तुमने सोनाली को फिर से परेशान किया तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। विक्रम ने थोड़ी देर तक आरव की आंखों में देखा और फिर हंसते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं तुम्हारी ये चेतावनी क्या कर सकती है। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने मेरी चेतावनी को मजाक में लिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी को मजाक बनाकर रख दूंगा। विक्रम गुस्से में बोला, अब तू भूल गया क्या, कल ही तो तुझे पिटवाया था मैं अपने दोस्तों से। आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, अब तेरे उन साथियों में दम ही नहीं था। मैं तो पीटा था बस चेक करने के लिए कि कितने ताकतवर हैं, लेकिन मुझे पता चल गया कि वे इतने कमज़ोर हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत ताकतवर है ना, तो चल देखते हैं कि तू क्या कर सकता है अभी। विक्रम ने फुटबॉल को कस के लात मारी, जो सीधा आरव के चेहरे की तरफ आ रही थी। आरव ने फुटबॉल को अपनी एक उंगली से ही दूर हटा दिया और कहा, फुटबॉल खेलना चाहते हो तो चलो खेलते हैं, मैं अकेला तुम सबके खिलाफ। विक्रम और उसके दोस्त हैरानी से आरव को देखते रहे। विक्रम ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तू अकेला हमें चुनौती दे रहा है? आरव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, मैं अकेला। देखते हैं कौन जीतता है। विक्रम ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी ने अपने पोजीशन ले ली। आरव ने खुद को तैयार किया और खेल शुरू हो गया। आरव का आत्मविश्वास और शक्ति देखकर विक्रम और उसके दोस्त चौंक गए। आरव ने एक के बाद एक गोल दागना शुरू कर दिया और विक्रम के दोस्त उसे रोकने में नाकाम रहे। खेल खत्म होते होते विक्रम और उसके दोस्त थक कर चूर हो गए थे, जबकि आरव अभी भी ताज़ा दम था। उसने विक्रम की तरफ देखा और कहा, याद रखना, ये तो सिर्फ एक खेल था। अगर तुमने सोनाली को फिर से परेशान किया तो असली खेल शुरू होगा। उसके बाद आरव वहां से जाने लगा। तभी विक्रम के दोस्त ने पूछा, क्या उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे? विक्रम गुस्से से बोला, सोनाली सिर्फ मेरी है और यह मेरे रास्ते में आ रहा है, इसे तो मैं हटा कर रहूंगा। वह फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है और कहता है, तुम्हें किसी को मारना है। विक्रम के दोस्त ने पूछा, तुमने किसे फ़ोन किया? विक्रम के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आए और वह बोला, बस देख आगे क्या होता है। वहीं पास ही में जो लड़की प्रिया बैठी थी, वह इन सभी चीज़ों को देख रही थी। उसने देखा कि कैसे आरव ने फुटबॉल खेला और अकेले ही सबको हरा दिया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विक्रम का अगला कदम क्या होगा, और क्या वह सेलिना के बारे में और जानकारी हासिल कर पाएगा? और विक्रम ने जो चाल चल रहा है, क्या उससे आरव बच पाएगा? और प्रिया जो दूर बैठकर सब देख रही थी, उसे आरव इंटरेस्टिंग लगा। आरव के लाइफ में क्या बदलाव आएंगे? क्या आरव इस दुनिया के राज जान पाएगा जो अरकान में उसे पूरी तरीके से नहीं बताया है? और आरव क्या सेलिना के बारे में पता कर पाएगा? और सेलिना क्या पता चलेगा? वह कैसे ढूंढेगा सेलिना को? और जो स्पेस से एनर्जी आ रही है उसको कैसे वह ठीक करेगा? सवाल बहुत हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अरकान ने मौसी कनेक्ट किया, कनेक्शन बनाकर उसे बहुत कुछ बताया था और सेलिना के बारे में बताया था, और आरव विक्रम से भी बात किया था और साथ में वहां पर प्रिया नाम की लड़की थी। अब आगे वहीं पास ही में जो लड़की प्रिया बैठी थी, वह इन सभी चीज़ों को देख रही थी। उसने देखा कि कैसे आरव ने फुटबॉल खेला और अकेले ही सबको हरा दिया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आरव वहां से चला जाता है और कॉलेज में घूमने लगता है। उसे घूमते घूमते आधा घंटा बीत जाता है। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है। कॉल सोनाली की होती है। वह घबराई हुई आवाज़ में कहती है, तुम कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आरव थोड़ा चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ सोनाली? सब ठीक है। सोनाली कहती है, तुम बस जल्दी आओ, मैं तुम्हें वहीं बता दूंगी। आरव सोनाली के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। जब वह जा रहा होता है और एक मोड़ पर मुड़ता है तो अचानक किसी से टकरा जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। गिरते ही उसे महसूस होता है कि वह किसी पर गिरा हुआ है और उसके हाथ किसी नर्म चीज़ को छू रहे हैं।
तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, क्या तुम अपना हाथ हटाओगे? आरव जल्दी से अपने हाथ हटाता है और देखता है कि उसने अनजाने में तृप्ति को गिरा दिया है। तृप्ति भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें ध्यान नहीं है कि कहाँ जा रहे हो? आरव शर्मिंदगी से लाल हो जाता है और जल्दी से उठते हुए कहता है, माफ़ करना तृप्ति, मैं जल्दी में था और ध्यान नहीं रहा। तृप्ति गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। वैसे तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? आरव कुछ पल रुककर कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ जरूरी काम था। तभी आरव वहां से जाने वाला होता है तो तृप्ति उसे रोकती है और कहती है, जाने से पहले मुझे वह बातें तो बता दो जो तुमने पिछली बार बताई थीं। उनकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा उलझन में हूँ। आरव ने तृप्ति की तरफ देखा और समझा कि वह क्या कहना चाह रही है। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो बैठते हैं और बात करते हैं। दोनों पास की एक बेंच पर बैठ गए। आरव ने उसे ध्यान से सुना और उसके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वह क्या कहना चाह रहा था और तृप्ति की उलझन को दूर करने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे तृप्ति के चेहरे पर एक राहत की झलक आई और उसने आरव का धन्यवाद किया। आरव ने उसे आश्वस्त किया कि वह हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहेगा और फिर सोनाली की तरफ जाने के लिए उठा। तृप्ति ने भी मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहा और आरव ने अपनी राह पकड़ ली। आरव के वहां से चले जाने के बाद तृप्ति सोचने लगती है। थोड़ी देर पहले जो उसके साथ हुआ वह उसके दिमाग में आता है और उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। वह खुद से कहती है, किसी लड़के ने मुझे पहली बार इस तरीके से छुआ। उसकी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी की झलक थी, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। आरव तेजी से सोनाली की ओर बढ़ता है। उसके दिमाग में तृप्ति के साथ हुई असहज स्थिति का ख्याल बार बार आ रहा था। उसने खुद को ध्यान में रखने की कोशिश की और सोचा कि सोनाली के पास जल्दी पहुंचना जरूरी है। सोनाली कॉलेज के बगीचे के पास एक बेंच पर बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जैसे ही उसने आरव को अपनी ओर आते देखा, वह थोड़ा सा राहत महसूस करती है। आरव उसके पास पहुंचते ही पूछता है, क्या हुआ सोनाली? सब ठीक है। सोनाली कॉलेज के बगीचे के पास एक बेंच पर बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जैसे ही उसने आरव को अपनी ओर आते देखा, वह थोड़ा सा राहत महसूस करती है। आरव उसके पास पहुंचते ही पूछता है, क्या हुआ सोनाली? सब ठीक है। सोनाली गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं ठीक हूं, पर तुम बताओ तुम ठीक हो ना? मुझे पता चला कि तुम विक्रम से बात करने गए थे। कहीं विक्रम ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? या तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? आरव हल्के से मुस्कुराता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, उसने मुझे कुछ नहीं किया सोनाली। पर हाँ, आ रहा हूँ उसे सबक सिखा के। तुम बस चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोनाली की आंखों में थोड़ी राहत की झलक दिखती है, लेकिन चिंता पूरी तरह से मिट नहीं पाती। तुम्हें पता है आरव, मुझे बस तुम्हारी फिक्र होती है, वह धीमे स्वर में कहती है। आरव उसे सांत्वना देने के लिए कहता है, मैं ठीक हूँ सोनाली, और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सोनाली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन विक्रम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना और अपना ध्यान रखना। आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। टेंशन मत लो सोनाली, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और जो भी प्लान करेगा मैं उसे उसका प्लान सारा बेकार कर दूंगा। सोनाली थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहती है, तुम्हारी ये आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगता है, पर फिर भी मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। आरव ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ सोनाली, और जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आरव की बात सुनकर सोनाली थोड़ा शर्मा जाती है और उसे अच्छा भी लगता है। वह अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए धीरे से कहती है, आरव, क्या हम कॉफ़ी पीने चल सकते हैं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, चलो, मुझे भी एक कप कॉफ़ी की ज़रूरत है। वे दोनों बेंच से उठकर कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। कैफेटेरिया पहुंचकर उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी और एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने लगे। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी और माहौल में हल्कापन था। तभी विक्रम भी कैफेटेरिया में कॉफ़ी पीने आया हुआ था। जैसे ही उसने सोनाली और आरव को एक साथ देखा, उसके अंदर आग सी लग गई और उसे बहुत गुस्सा आया। उसके दोस्त भी उसकी हरकतें देखकर और उसकी दिशा में देखने लगे जिधर विक्रम देख रहा था।
विक्रम ने अपने दोस्तों से कहा, देखो कैसे ये दोनों यहाँ बैठे हैं। आरव को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। विक्रम के दोस्त, जो उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे, उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाते हैं। उनमें से एक ने कहा, बिल्कुल विक्रम, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। आरव और सोनाली को विक्रम की नज़रों का एहसास हो गया था, लेकिन आरव ने अपनी मुस्कान को बनाए रखा और सोनाली को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सोनाली ने थोड़ा घबराते हुए कहा, आरव, मुझे डर लग रहा है। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है सोनाली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रम उठकर गुस्से में सोनाली के पास आता और कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें मैंने कहा था ना इस आरव से दूर रहने के लिए। वह सोनाली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और यहाँ तक कि आरव को भी बहुत कुछ बोलने लगता है। विक्रम गुस्से में आरव की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई आरव? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम दोनों का साथ रहना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आरव शांति से विक्रम की बातों को सुनता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। सोनाली यह सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और एकदम से खड़ी हो जाती है। वह विक्रम की आंखों में देखते हुए जोर से कहती है, तुम मेरी लाइफ से चले जाओ विक्रम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। विक्रम ये सुनकर भौंचक्का रह जाता है। उसके गुस्से की आग और भड़क उठती है। वह तेज आवाज में कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो सोनाली? तुमने मुझे धोखा दिया है, ये सब आरव की वजह से है। सोनाली ने भी गुस्से में विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, धोखा? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है? नहीं विक्रम, मैंने खुद को बचाया है। मैं आरव से प्यार करती हूँ और ये मेरा फैसला है। तुम बस ये समझ लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। विक्रम का चेहरा लाल हो गया था। वह अपने दोस्तों की ओर मुड़ा और कहा, देखो ये क्या कह रही है? ये सब आरव की वजह से है। सोनाली ने विक्रम की बात को काटते हुए कहा, नहीं विक्रम, ये सब मेरी अपनी सोच और मेरे अपने फैसले की वजह से है। आरव ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो मेरी भावनाओं की कद्र करते। आरव ने सोनाली की तरफ देखा और शांतिपूर्वक कहा, सोनाली चलो यहाँ से। सोनाली ने आरव का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों कैफेटेरिया से बाहर निकलने लगे। विक्रम वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों में गुस्सा और हार की मिश्रित भावनाएं थी। उसके दोस्त भी कुछ नहीं कह सके और विक्रम की तरफ देखने लगे। कैफेटेरिया के अन्य लोग भी इस नज़ारे को देख रहे थे और हर कोई जानता था कि अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है इस कॉलेज में और बहुत कुछ बदलने वाला है। किसी ने विक्रम को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था और अब यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। जब सोनाली और आरव कैफेटेरिया से दूर आ गए तो आरव ने सोनाली को देखते हुए कहा, वाह, आज तो तुम डरी नहीं बल्कि निर्भीक होकर विक्रम का सामना किया। सोनाली थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हारी मदद के बिना मैं ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन हमने आज विक्रम को बहुत गुस्सा दिला दिया है। मुझे लगता है कि वह कुछ न कुछ करेगा। तुम अपना ध्यान रखना। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो किसी से नहीं डरती है और जो अपने लिए खुद खड़ी रहती है। बिल्कुल जैसे तुम पहले थी वैसे ही आज फिर बनी हो। मुझे खुशी हुई। सोनाली ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा आरव, मैं ध्यान रखूंगी। आरव ने उसकी आंखों में विश्वास और संबल की चमक देखी और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सोनाली। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। आरव वहां से जाने की तैयारी में था। उसने सोनाली की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मैं चलता हूं। सोनाली ने अचानक से पूछ लिया, तुम्हें जानना नहीं है विक्रम और मेरे बारे में? आरव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, जब समय आएगा तो मैं तुमसे पूछूंगा। अभी मेरे पास कुछ जरूरी काम है। आरव वहां से चला गया। सोनाली उसे जाते हुए देख रही थी। जैसे ही आरव दूर हुआ, सोनाली का एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी आंखों में उदासी और गुस्से की मिली जुली भावनाएं थीं। वह बेहद गुस्से में बुदबुदाने लगी, विक्रम, सब तुम्हारी वजह से मेरा प्लान खराब हो गया। मैं आरव के साथ एक कप कॉफ़ी पीने की भी फुर्सत नहीं पा सकी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सोनाली के मन में गुस्से की लहरें उमड़ने लगीं। वह बार बार विक्रम को कोस रही थी, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ा। आरव को मुझे समझाना पड़ा और वह भी इतना बड़ा तमाशा बन गया। वह अपने गुस्से को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट था कि वह विक्रम के इस हस्तक्षेप से कितना नाराज थी। उसे अब और भी मजबूत होकर विक्रम का सामना करना होगा, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तो महारानी साहिबा यहीं पर हैं।
सोनाली ने पीछे पलट कर देखा तो वहां उसकी दोस्त स्नेहा खड़ी थी। स्नेहा ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, अब पता चला कि क्यों सोनाली, तुम इतना कमजोर बनने का नाटक कर रही हो। जो लड़की इतनी ताकतवर थी, अपने समय में किसी के सामने नहीं झुकी, वह एक लड़के के प्यार के चक्कर में अपने आप को कमजोर दिखा रही है। सोनाली ने गहरी सांस लेते हुए स्नेहा की तरफ देखा और कहा, स्नेहा, ये सब आसान नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि मेरे ऊपर कितना दबाव है। मैं बस चाहती थी कि सब कुछ सही हो जाए। स्नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं समझती हूँ सोनाली, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम कितनी मजबूत हो। सोनाली काफ़ी बौखलाहट में बोली, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं इतना कमज़ोर बनने का नाटक क्यों कर रही हूँ। स्नेहा ने गंभीरता से पूछा, वजह आरव है ना? सोनाली ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, पर इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो स्नेहा कि मैंने पहले आरव को कितना परेशान किया, उसकी रैगिंग की, जिस वजह से वह मुझसे बहुत ही नफरत करता था और मुझे बहुत मेहनत लगी उसकी दोस्ती हासिल करने में, उसके दोस्त बनने में। स्नेहा ने सवाल किया, आखिरकार जब वह इतना तुमसे नफरत करता था तो तुम उसकी दोस्त कैसे बन गई और तुम उसके प्यार में कैसे पड़ी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लड़की कभी किसी के लिए नहीं झुकती थी, कभी किसी के लिए नहीं बदलती थी, आज वह एक लड़के के लिए इतनी बदल गई। सोनाली ने गहरी सांस लेते हुए और थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहा, वह सिर्फ एक लड़का नहीं है स्नेहा, वह मेरा प्यार है। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। स्नेहा ने उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो कम से कम आरव को ये तो बता दो कि तुम उससे प्यार करती हो। सोनाली ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे डर है कि अगर मैंने उसे यह बता दिया तो कहीं वह मुझसे नफरत न करने लगे और कहीं हमारी दोस्ती भी न तोड़ दे। स्नेहा ने थोड़ी खींच के साथ कहा, तो मतलब तू एक तरफा प्यार करती रहेगी और उसे कभी नहीं बताएगी, है ना? जो तुझे करना है कर। सोनाली ने गंभीरता से कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उसे बताऊंगी जब मुझे महसूस हो जाएगा कि वह भी मुझसे प्यार करता है, तब मैं उसे बता दूंगी। अभी मैं उसकी एक अच्छी दोस्त बनकर धीरे धीरे उसे अपने प्यार में गिराने की कोशिश कर रही हूँ। स्नेहा ने सिर झुकाकर कहा, वह तो ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन कैफेटेरिया में जो कांड हुआ है उसकी वजह से विक्रम बहुत गुस्से में होगा। वह आरव के साथ कुछ न कुछ तो करेगा ही। सोनाली की आंखों में गुस्सा चमक उठा और उसने कहा, अगर विक्रम ने आरव को छुआ भी तो मैं उसकी जान ले लूंगी। स्नेहा ने उसकी गंभीरता को महसूस करते हुए कहा, देखो सोनाली, हमें इसे सुलझाने के लिए ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। विक्रम का गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन हमें संयम बनाए रखना होगा। सोनाली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सही कह रही हो स्नेहा, लेकिन अगर विक्रम ने आरव को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे बख्शूंगी नहीं। विक्रम अभी बहुत गुस्से में है, आरव पर क्या मुसीबत आने वाली है और सोनाली उसे कैसे बचाएगी और विक्रम आरव को परेशान करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएगा और आरव इन सभी का सामना कैसे करेगा। पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सोनाली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है विक्रम के ऊपर क्योंकि वह आरव के साथ अकेले वक्त नहीं बिता पाए। अब आगे। स्नेहा ने सोनाली को इतने गुस्से में देखकर कहा, हम उसे बख्शेंगे नहीं, लेकिन तू कोई गलत कदम मत उठा लेना, ठीक है ना? ये सच है कि हमें ऐसा कदम उठाना होगा जो तुझे आरव के करीब लेकर जाए, ना कि तेरे गलत कदम की वजह से तू उसे और दूर हो जाए। सोनाली ने अपनी भावनाओं को संभालते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है स्नेहा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। हमें समझदारी से काम लेना होगा। उसकी आवाज़ में घबराहट और चिंता स्पष्ट थी, लेकिन स्नेहा की बातों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं सोनाली, और साथ में हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था जिसने सोनाली को और भी हिम्मत दी। स्नेहा सोनाली से कहती है, चल, क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास चलते हैं। सोनाली ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो। दोनों तेजी से क्लास की ओर बढ़ने लगे। चलते हुए उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उनके चारों ओर के माहौल में हल्की सी सुगंध थी जो ताजगी का एहसास दिला रही थी। स्नेहा सोच रही थी, सोनाली सच में प्यार में पागल हो रखी है। आरव के करीब रहने के लिए पहले अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाया और अब उसे खतरे में भी डाल दिया। सच में इस लड़की का क्या होगा? पहले तो ये काम की थी, अब पूरी निकम्मी हो गई है प्यार में। सच कहते हैं, प्यार लोगों को निकम्मा और पागल बना ही देता है। सोनाली इसका जीता जागता उदाहरण है। क्लासरूम के रास्ते में स्नेहा और सोनाली ने चारों ओर देखा। छात्र छात्राएं अपने अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे।
कहीं से किसी के परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। स्नेहा ने सोनाली की तरफ देखा, उसकी आंखों में चिंता और प्यार के लिए संघर्ष की झलक थी। सोनाली ने गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। स्नेहा ने उसे हल्के से कंधे पर थपथपाया और दोनों ने मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प किया। इधर कैफेटेरिया में विक्रम बहुत गुस्से में होता है। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव साफ झलक रहे होते हैं और उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके बीच एक तनाव भरा माहौल था, जिसकी वजह से कैफेटेरिया में बैठी दूसरी लड़कियों के चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। विक्रम के दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रम का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी विक्रम अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन करता है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उसने फ़ोन पर गुस्से से कहा, जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था, वह कब पूरा होगा? उधर से एक आदमी की आवाज़ आती है, जो थोड़ा घबराया हुआ लगता है। बस थोड़ा सा समय लगेगा, पर वह काम आज ही पूरा हो जाएगा। विक्रम के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल जाती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसने कहा, आरव, तुमने मुझसे पंगा लिया ना? अब देख, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कैफेटेरिया में अब एक सन्नाटा सा छा गया था। विक्रम के दोस्त भी उसकी क्रूरता से थोड़े सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। विक्रम की इस योजना की भनक किसी को नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकते क्रोध और प्रतिशोध की भावना को देखकर सब समझ गए थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। कैफेटेरिया में तनाव की गंध इतनी तीव्र थी कि इसे अनदेखा करना मुश्किल था। विक्रम ने फ़ोन रखते ही अपने दोस्तों की ओर देखा और उसकी मुस्कान और भी क्रूर हो गई। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, मानो उनमें एक खतरनाक आग जल रही हो। दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं, उन्हें विक्रम के मन में चल रहे खतरनाक विचारों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। चारों ओर की चहल पहल अचानक ठहर सी गई थी, केवल विक्रम की ठंडी सांसें और पंखे की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। विक्रम के दोस्तों ने देखा कि कैफेटेरिया की हल्की रोशनी अब और भी भयावह प्रतीत हो रही थी। वहां की हवा में एक हल्की सी बासी खाना और पसीने की गंध घुल गई थी, जो उनके दिल की धड़कनों के साथ मेल खा रही थी। विक्रम ने धीरे से कहा, तुम सब जानते हो, ये सिर्फ शुरुआत है। उसके दोस्त डरते हुए बोले, विक्रम, हमें क्या करना है? विक्रम की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, जो मैं कहूँगा वही करना है। दूसरी ओर आरव अपने विचारों में इतना गहरे डूबा हुआ था कि कब वह एक सुनसान और धूल मिट्टी से भरी जगह पर पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। उसके चारों ओर पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में सरसराती हुई एक अजीब सी ध्वनि पैदा कर रही थीं। वहां की हवा ठंडी और थोड़ी सी नम थी, और उसमें मिट्टी की गंध घुली हुई थी। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपने आप से कहा, सेलिना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने अपने हाथ को आगे किया और उसकी हथेली पर एक अजीब सा काला तत्व उभरने लगा। ये तत्व काले धुएं की तरह था और उसमें से एक हल्की सी जलती हुई लकड़ी की गंध आ रही थी। वह तत्व धीरे धीरे आकार लेने लगा और आरव ने उसे आदेश दिया, ढूंढो सेलिना को इस पूरी दुनिया में, चाहे इसके लिए धरती, आकाश और समुद्र में तलाश करना पड़े, करो। तत्व हवा में फैलने लगा और आरव के चारों ओर की हवा में एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर फैल रही हो। आरव ने राहत की सांस ली और कहा, इससे समय तो लगेगा, लेकिन मुझे सेलिना का पता चल जाएगा। इस तत्व की खासियत है कि इसे कोई देख या महसूस नहीं कर सकता है। ये सब की नज़रों से गायब ही रहेगा, तो मुझे इसकी चिंता भी नहीं है। अब बस मुझे इंतजार करना है जब तक ये सेलिना को न ढूंढ ले। आरव का मन अब थोड़ा शांत था, लेकिन उसके चारों ओर की हवा में एक रहस्यमय सी गंध भर गई थी। वह वहां खड़ा होकर सुन सकता था कि उसकी आवाज़ पेड़ों से टकराकर वापस आ रही है। उसने अपने चारों ओर देखा, जहां सब कुछ स्थिर और शांत था, लेकिन उसकी आत्मा में उम्मीद की किरणें चमक रही थीं। उसने दृढ़ता से कहा, सेलिना, मैं तुम्हें ढूंढकर रहूंगा। आरव अपने विचारों में डूबा हुआ था। अर्कन, तुमने मुझे सेलिना के बारे में बहुत कम जानकारी दी थी, उसने अपने आप से कहा, लेकिन देखो, मैं इसी थोड़ी सी जानकारी से कैसे उसका पता लगाऊंगा। वह सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कुछ अंदर से बाहर आना चाहता हो। उसने तुरंत अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, नहीं, अभी तुम्हारे बाहर आने का समय नहीं है। ये दुनिया इतनी ताकतवर नहीं है कि तुम्हारी उपस्थिति को संभाल सके। अगर तुम बाहर आए, तो ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अंदर ही रहो। उसकी बात सुनकर वह अजीब शक्ति शांत हो गई।
आरव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे जल्दी से जल्दी इस दुनिया के सभी राज और अपने अधूरे काम पूरे करने होंगे, वरना अगर तुम बाहर आ गए तो फिर ये दुनिया तबाही की ओर ही बढ़ेगी। मुझे अपने अधूरे काम पूरे करके यहाँ से जाना होगा। मुझे जानना होगा कि 100 साल पहले क्या हुआ और 20 साल पहले से क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अंतरिक्ष से यह ऊर्जा क्यों आ रही है जो पृथ्वी को इतना बदल रही है। वह एक बार फिर आकाश की ओर देखता है, जहां अजीब ऊर्जा तरंगें अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रही थीं। यह ऊर्जा पृथ्वी को क्यों बदल रही है? क्या यह ऊर्जा ही इस दुनिया के रहस्य का हिस्सा है? आरव ने खुद से सवाल किया। सेलिना, उसने शांत होकर कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी। उसने खुद से कहा, सेलिना, तुम्हारी खोज ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा, हर राज को उजागर करूंगा, लेकिन तुम्हें ढूंढकर रहूंगा। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, मन में अधिक संकल्प के साथ, जो भी हो, मुझे रुकना नहीं है। आरव की आंखों में एक दृढ़ विश्वास था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्कन, तुम्हारे दिए हुए थोड़े से संकेत ही काफ़ी हैं, उसने सोचा। मुझे पता लगाना होगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था और 20 साल पहले से ये सब क्यों बदल रहा है। आरव ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें दृढ़ और चमकदार थीं, मानो वह एक विशाल और महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर देख रहा हो। उसकी चाल में एक नई ऊर्जा थी, प्रत्येक कदम में आत्मविश्वास और संकल्प की भावना समाहित थी। आकाश की ठंडी और ताजगी भरी हवा उसकी त्वचा को छू रही थी और उसका मन उस ठंडक से प्रोत्साहित हो रहा था। दूर दूर तक फैली चुप्पी में हर सांस उसकी गहरी सोच को उजागर कर रही थी। आरव फिर अपने क्लास की ओर जाने लगा। इधर आकाश में, यूनिवर्स की बाउंड्री पर, दो प्राचीन और शक्तिशाली बीम तेजी से आ रहे थे। उनके चारों ओर चमकदार ऊर्जा की लहरें बह रही थीं, जो हवा में हल्की सी चपलता पैदा कर रही थीं। जैसे ही वे बाउंड्री से टकराए, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोरदार तरीके से धकेल दिया। ये टकराव का एहसास ऐसा था जैसे कोई विशाल धातु की चादर पर जोर से चोट लग गई हो, जिससे चारों ओर एक गहरी गूंज और कंपन महसूस हुआ। हवा में एक हल्की सी धुंध फैल गई, जिसमें ऊर्जा की तीव्रता का एहसास हो रहा था। उसी क्षण एक रहस्यमय और शक्तिशाली कॉस्मिक क्वांटिटी प्रकट हो गई। उसकी उपस्थिति से पूरी बाउंड्री झिलमिलाने लगी, जैसे हजारों तारे एक साथ चमक रहे हों। उसकी ऊर्जा की गहरी ठंडक और शांति चारों ओर फैल गई थी, जिससे आसपास की हवा ठंडी और शांतिपूर्ण हो गई। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, एक ठंडी और आदेशात्मक ध्वनि के साथ, जो आकाश की गहराई से निकल रही थी। यहाँ पर बाहरी लोगों का आना मना है। चले जाओ जहाँ से आए हो। कॉस्मिक क्वांटिटी का रूप अद्भुत था। वह एक विशाल, चमकती हुई ऊर्जा की संरचना थी, जिसमें अनगिनत तारे और आकाशगंगाओं की झलक मिल रही थी। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं, जिनमें अनंत ब्रह्मांड का प्रतिबिंब था। उसकी उपस्थिति से हवा में एक ठंडी और शांतिपूर्ण प्रभाव महसूस हो रहा था, जैसे सभी आसपास की चीजें ठहर गई हों। उसके चारों ओर एक रहस्यमय और शांत वातावरण था, जिसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की गूंज को तुरंत महसूस किया जा सकता था। बीइंग्स का रूप भी प्रभावशाली था। वे लंबे और शक्तिशाली थे, उनके शरीर से सुनहरी ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। उनके चेहरों पर चिंता और गंभीरता की झलक थी। एक बीइंग के पास विशाल पंख थे, जो हर हरकत के साथ चमक रहे थे, और दूसरे के हाथ में एक अद्वितीय चमकती हुई तलवार थी। उनकी उपस्थिति से चारों ओर एक रहस्यमय और शक्तिशाली वातावरण का एहसास हो रहा था, जैसे वे किसी महान उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हों। हमारा इस दुनिया में जाना बहुत जरूरी है, एक बीइंग ने चिंता से कहा। उसकी आवाज़ में गहरी बेचैनी और अनुरोध की झलक थी। पूरी दुनिया ही खतरे में है और इस दुनिया में वो चीज़ है जो सभी दुनिया को बचा सकती है। हमें बस उसे चीज़ को ले आने दीजिए। कॉस्मिक क्वांटिटी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, तुम जानते नहीं हो कि इस दुनिया में बाहरी लोगों का आना सख्त मना है। बीइंग्स में से एक ने हाथ जोड़ते हुए अनुरोध किया, हमें पता है, लेकिन कृपया हमें जाने दीजिए। दूसरे बीइंग ने धीरे से कहा, हम इतनी विनती क्यों कर रहे हैं? इस कॉस्मिक क्वांटिटी को खत्म करके आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? पहले बीइंग ने जल्दी से शांत करते हुए कहा, शांत हो जा। तुझे नहीं पता कि यह यूनिवर्स क्या कर सकता है। अगर यहाँ का रक्षक जाग गया, तो बहुत बुरा होगा हमारे साथ। तू जानता है ना, यहाँ का रक्षक सभी यूनिवर्स के रक्षकों से खतरनाक है। हम खतरा नहीं मोल सकते। इस समय हम बहुत बुरी हालत में हैं। हमें बस जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर उस चीज़ को हासिल करना होगा। उनकी आवाज़ में एक गहरी बेचैनी और डर था।
कॉस्मिक क्वांटिटी ने उनकी भावनाओं को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन याद रखना कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बीइंग्स ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे यूनिवर्स की बाउंड्री के अंदर प्रवेश करने लगे। उनके चेहरों पर संकल्प और उम्मीद की झलक थी। हवा में उनके साथ एक नई ऊर्जा और ताजगी फैल गई थी, जैसे वे अपनी आखिरी उम्मीद को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हों। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम सफल होंगे। हमें बस उस चीज़ को ढूंढना है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कॉस्मिक क्वांटिटी ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी उन पर टिकी थीं। उसने खुद से कहा, उम्मीद है वे इस दुनिया की शांति को भंग नहीं करेंगे। उसकी आवाज़ में चिंता की लहर थी और उसकी निगाहें बीइंग्स की हर हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए थीं। वह कॉस्मिक क्वांटिटी यही सोच रहा था, तभी कॉस्मिक क्वांटिटी के सामने एक विशाल दरवाज़ा खुला। उसमें से एक व्यक्ति निकला जो पूरी तरह से एनर्जी से बना हुआ था। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं देखा जा सकता था। उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल और दिव्य थी कि उसने पूरे वातावरण को अपने ऊर्जा के चमक से भर दिया। उसकी शक्ति का एहसास होते ही कॉस्मिक क्वांटिटी उसके सामने झुक गया और कहा, मालिक, आपके यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे ही बुला लेते। वह दिव्य व्यक्ति, जिसकी आभा बहुत ही सुंदर और चमकदार थी, ने गंभीर आवाज में कहा, तो क्या वे दोनों अंदर चले गए? कॉस्मिक क्वांटिटी ने कहा, हाँ, वे दोनों अंदर चले गए। कॉस्मिक क्वांटिटी ने प्रश्न किया, मालिक, आपने उन्हें अंदर जाने के लिए क्यों कहा था? दिव्य व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम जानते हो कि जो सारी दुनिया में तबाही मचा रही है, उसे रोकने का तरीका सिर्फ हमारी दुनिया में है। लोग उस चीज़ को लेने जा रहे हैं जो सारी दुनिया को बचा सकती है। इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। लेकिन याद रखना, उनकी हर हरकत पर नज़र रखना। अगर वो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो उन्हें तुरंत खत्म कर देना। हम कोई भी गलती नहीं कर सकते जब तक कि रक्षक सो रहा है। कॉस्मिक क्वांटिटी ने सर हिलाते हुए कहा, मालिक, आखिर महारक्षक कब जागेंगे? मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता। जब से वह महान लड़ाई हुई है, तब से वह सो ही रहा है। कॉस्मिक क्वांटिटी ने भारी मन से कहा, हाँ, उसी दिन से ही हमारी दुनिया सभी दुनिया से अलग हो गई है, जो हमारे लिए सही है। वरना अब तक हमारी दुनिया कितनी बुरी हालत में होती। मालिक ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना और ऐसी ही सुरक्षा करते रहना। मुझे डर है कि आगे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जो हमारी दुनिया को भी प्रभावित करेगा। लेकिन मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो इन मुसीबतों को संभाल सकते हैं। फिर भी हम कह नहीं सकते कि कब क्या हो, इसलिए सतर्क रहना। कॉस्मिक क्वांटिटी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। उसने मालिक को जाते हुए देखा, उनकी उपस्थिति की दिव्यता को महसूस करते हुए। उसके चारों ओर हवा में एक हल्की गंध थी, जो ऊर्जा और शक्ति से भरी हुई थी। उसने अपनी दृष्टि फिर से यूनिवर्स की बाउंड्री पर केंद्रित की, जहां बीइंग्स अंदर जा चुके थे, और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया। कॉस्मिक क्वांटिटी ने सोचा कि ये बीइंग्स तो अंदर चले गए, लेकिन मुझे उन पर नज़र रखनी होगी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके हाथों से खतरनाक ऊर्जा निकलने लगी, जैसे कि वह जीवन को सृजित कर रहा हो। उसकी ऊर्जा से वातावरण में एक अजीब सी झंझनाहट फैल गई और एक तीखी गंध हवा में भर गई। उसके सामने 5 शक्तिशाली जीव प्रकट हो गए। वे सभी अनोखे और भयानक थे। उनके शरीर से चमकती हुई ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। उनके चेहरे गंभीर और दृढ़ निश्चय से भरे हुए थे। कॉस्मिक क्वांटिटी ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, उन बीइंग्स का पीछा करो। उन पर नज़र रखना। बस उनके सामने कभी मत जाना। देखते रहना कि वे कोई गड़बड़ ना करें। अगर लगे कि वे तबाही मचा रहे हैं, तो उन्हें उसी क्षण मार देना। 5 जीवों ने सिर झुकाकर हामी भरी और तुरंत वहां से चले गए, यूनिवर्स के अंदर उन बीइंग्स का पीछा करते हुए। उनकी हरकतों में एक अद्वितीय चपलता और तेजी थी, जैसे वे हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हों। उनके जाने के बाद हवा में एक हल्की, मृदु गंध रह गई, जो ऊर्जा और शक्ति की मिश्रण थी। कॉस्मिक क्वांटिटी ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस किया। उसने खुद से कहा, उम्मीद है ये जीव उन्हें सही तरीके से संभालेंगे। हमें किसी भी कीमत पर इस दुनिया की सुरक्षा करनी होगी। यूनिवर्स के भीतर 5 जीव बड़ी सतर्कता से बीइंग्स का पीछा कर रहे थे। उनकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, हर छोटी से छोटी हरकत को नोटिस करते हुए। वातावरण में एक अजीब सा तनाव था और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं।
बीइंग्स को उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं था, लेकिन वे अपने मिशन को लेकर गंभीर और ध्यानमग्न थे। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है और वे हर हाल में उसे पूरा करेंगे। हर कदम पर हवा में एक नई उत्तेजना थी। वातावरण में फैलती हुई ऊर्जा की तरंगें और जीवों के बीच की दूरी ने एक अनोखा तनाव पैदा कर दिया था। पांचों जीवों ने अपनी गति तेज कर दी और उनकी निगाहें पूरी तरह से बीइंग्स पर केंद्रित हो गईं। यूनिवर्स की असीम गहराइयों में ये खेल जारी रहा। एक ओर थी सुरक्षा और विश्वास की भावना, दूसरी ओर थी मिशन की गंभीरता और अनिश्चितता। और इन दोनों के बीच में था एक अनकहा संघर्ष, जिसमें हर कदम पर जोखिम और साहस का मिश्रण था। वह दिव्य व्यक्ति, जो अद्वितीय ऊर्जा से बना था, अब एक अत्याधुनिक जगह पर खड़ा था। यह एक अलग ही दुनिया थी, जहां की तकनीक और संरचना बहुत ही उन्नत और चमकदार थी। उसकी आंखों में गहरी चिंता और गंभीरता थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, लगता है खेल शुरू हो चुका है। सारी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है और अब हमारी दुनिया की बारी है। रक्षक, तुम्हें समय पर जागना होगा, वरना तबाही का वह खेल शुरू होगा जो पहले शुरू हुआ था। मैं नहीं चाहता कि वह खेल हो, लेकिन अभी मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारी दुनिया में एक ऐसी ऊर्जा महसूस हुई है जो कभी मैंने महसूस नहीं की। ये कैसे हो सकता है कि कोई बाहरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ गया और मुझे इसका पता नहीं चला? ऐसा तभी हो सकता है जब वह खुद एक। उसने अपनी बात पूरी नहीं की और दृश्य अचानक पृथ्वी पर बदल गया। आरव अपने क्लास में प्रवेश कर चुका था। वह सीधे अपने बेंच की ओर बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान और चिंता थी। उसने सोनाली की ओर एक बार भी नहीं देखा, जो उसे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। सोनाली ने अपनी किताब से नजरें हटाकर आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और प्यार का मिश्रण था। तभी स्नेहा ने उसे धीरे से टोकते हुए कहा, सोनाली, उसे प्यार से देखना बंद कर और पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर टीचर ने देख लिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, क्लास में ऐसे मत देख, बेचारे की जिंदगी खराब करने में लगी हुई है। सोनाली ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन मैं क्या करूं? उसे देखे बिना रहा नहीं जाता। स्नेहा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तेरे प्यार के चक्कर में वह बेचारा मरेगा। सोनाली ने अपनी नज़रों को सही किया और फिर से अपनी किताब में ध्यान लगाने की कोशिश की। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार आरव की ओर चली जाती थीं। क्लासरूम की हवा में स्याही और किताबों की गंध फैली हुई थी। बाहर पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती हुई बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लेकिन सोनाली और आरव के मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। दोनों के दिलों में एक अनकही कहानी थी, जिसमें प्यार, चिंता और समझ का मिश्रण था। आरव ने अपने बेंच पर बैठते ही एक गहरी सांस ली और अपनी किताब को खोल लिया, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। सोनाली ने अपने दिल को समझाने की कोशिश करते हुए पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रें बार बार आरव की ओर खींचती जा रही थीं। आरव के बगल में सूरज बैठा हुआ था और वह आरव को परेशान और चिंता में देखकर पूछता है, भाई, क्या हुआ तुझे? इतना परेशान क्यों है? और तुझे जो काम के लिए गया था, वह हो गया? आरव ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ, हो गया। सूरज ने हैरानी से कहा, तो फिर परेशान क्यों है? आरव ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस घर पर कुछ प्रॉब्लम है, उसी वजह से। सूरज ने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे, मुझे बताना, मैं तेरी मदद करूंगा। आरव ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस है। समझने की कोशिश कर यार। सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा, चल ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं बताना चाहता तो मत बता, लेकिन अगर बताने का मन करे तो बता देना। मैं यहीं पर हूँ। आरव ने उसकी बात का सम्मान करते हुए कहा, ठीक है भाई। आरव ने फिर से अपनी किताब में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने सोचा, जैसे ही मैंने उसे तत्व को बाहर निकाला, अब उसे भी बाहर आने का मन कर रहा है। लेकिन मैं उसे बाहर नहीं निकल सकता, वरना बहुत तबाही मचा देगा वह इस दुनिया में। अभी तो मैंने उसे समझा दिया, लेकिन कब तक? मैं जानता हूँ वह बहुत जिद्दी है, वह फिर से बाहर आने की कोशिश करेगा। मुझे कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना मुझे ये परेशान करता रहेगा। इसी सोच में डूबा आरव क्लास की घंटी बजने की आवाज़ से चौंक गया। शिक्षक क्लास से बाहर चले गए और स्टूडेंट्स बाहर जाने की तैयारी करने लगे। तभी दूसरी टीचर क्लास में आ गईं और सभी स्टूडेंट्स एकदम शांति से बैठ गए। जो टीचर क्लास में आई थी, वह अनुष्का मैम थीं।
अनुष्का मैम की उपस्थिति से पूरे क्लास में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। उनकी मुस्कान में एक खास तरह की गर्मजोशी थी और उनके आते ही क्लासरूम की हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। स्टूडेंट्स खुश हो गए क्योंकि अनुष्का मैम उनकी फेवरेट थीं। अनुष्का मैम ने अपनी किताबें डेस्क पर रखीं और स्टूडेंट्स की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, आज हम कुछ खास सुनेंगे। आरव ने अपनी नज़रें उठाकर अनुष्का मैम की ओर देखा। उसकी चिंता भरी आंखों में थोड़ी राहत की झलक आई। उसकी दिल की धड़कनें थोड़ी धीमी हो गईं और उसने सोचा, शायद कुछ देर के लिए मैं इस चिंता से दूर हो सकता हूँ। सूरज ने आरव की ओर देखा और उसकी मुस्कान देखकर थोड़ी तसल्ली महसूस की। आरव की आत्मा में चल रहे तूफान को सूरज ने महसूस किया, लेकिन उसने सोचा कि शायद अब चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। क्लासरूम में हल्की हल्की स्याही और किताबों की खुशबू थी। बाहर पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। अंदर स्टूडेंट्स की मुलायम आवाज़ें और अनुष्का मैम की कोमल हंसी पूरे माहौल को हल्का और सुखद बना रही थीं। अनुष्का मैम बोर्ड पर फिजिक्स के कुछ टॉपिक समझाने लगीं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे। तभी आरव ने सूरज की ओर देखकर कहा, सूरज, आखिर हमने अनुष्का मैम की क्लास क्यों ज्वाइन की है? मतलब, क्वांटम फिजिक्स तो हमें आता नहीं है, तो हमने ये सब्जेक्ट क्यों चुना? सूरज उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रें ये कह रही थीं, सब तेरी वजह से। सूरज उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रें ये कह रही थीं, सब तेरी वजह से। फिर सूरज का ध्यान अनुष्का मैम पर गया और उसने धीरे से कहा, सब तेरी वजह से। तू ही तो था जिसने अनुष्का मैम के चक्कर में ये सब्जेक्ट चुना था। तेरी क्रश जो है अनुष्का मैम। आरव कुछ नहीं बोलता और वह उस दिन को याद करने लग जाता है जब वह पहली बार अनुष्का मैम से मिला था। एक दिन, कुछ महीने पहले, आरव यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में तेजी से चल रहा था क्योंकि वह अपने दोस्त सूरज से मिलने जा रहा था। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और दिल में नई जगह की उत्तेजना। अचानक एक कोने पर मुड़ते ही वह किसी से टकरा गया। ओह सॉरी, आरव ने जल्दी से माफ़ी मांगी, लेकिन जब उसने नज़रें उठाईं तो समय मानो थम सा गया। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और मुस्कान में एक अनोखा आकर्षण था। उसकी किताबें जमीन पर बिखर गई थीं। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने जल्दी से झुककर उसकी किताबें उठानी शुरू कीं। उसके हाथ में एक किताब आई जिस पर लिखा था, क्वांटम फिजिक्स एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। तुम ये सब पढ़ती हो? आरव ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, ये मेरा मेजर है, उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। आरव को उसकी हंसी में एक सुकून मिला, जैसे सारी चिंताएं पल भर में गायब हो गईं। मैं आरव हूँ, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। अनुष्का, उसने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्वांटम फिजिक्स बहुत मुश्किल विषय लगता है। तुम इसे कैसे मैनेज कर लेती हो? अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत में कठिन था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा। अगर तुम्हें भी रुचि हो तो मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकती हूँ। आरव ने उत्सुकता से पूछा, सच में? मुझे तो फिजिक्स में हमेशा ही दिक्कत होती है। तुम्हारे जैसे अच्छे गाइड की ज़रूरत है। अनुष्का ने हंसते हुए कहा, जरूर, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वैसे तुम कौन सा मेजर कर रहे हो? अभी तक तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि मुझे भी फिजिक्स में ट्राई करना चाहिए, आरव ने मजाकिया लहजे में कहा। अनुष्का ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, तुम मजाकिया हो। लेकिन अगर तुम सच में फिजिक्स लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी अनुष्का की नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने कहा, ओह, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। मिलकर अच्छा लगा आरव, फिर मिलते हैं। ज़रूर, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्यान रखना, अनुष्का। अनुष्का ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम भी, और फिर वो वहां से चली गई। आरव ने उसकी जाती हुई छवि को देखते हुए अपने दिल में एक निर्णय लिया। वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने तुरंत जाकर अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लिया और साथ में सूरज का भी। वर्तमान में, सूरज ने कहा, सब तेरी वजह से। मुझे तो क्वांटम फिजिक्स समझ में नहीं आता, लेकिन तूने ज़बरदस्ती अपना और मेरा सब्जेक्ट चेंज करवा दिया ताकि तू अनुष्का मैम के साथ रह सके। तूने सोचा था कि तू उनके साथ प्यार में पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तू क्लास में आया, तुझे झटका लगा कि वह स्टूडेंट नहीं, टीचर हैं। और मेरे लिए भी, क्योंकि इतनी हॉट, खूबसूरत और सेक्सी लड़की एक टीचर निकली। आरव ने महसूस किया कि सूरज गुस्से में है और नाराज भी। उसने कहा, अरे यार, माफ़ कर दे। जो हो गया सो हो गया। सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, छोड़ना।
अबे तेरी वजह से मुझे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, पता है। लेकिन क्या कर सकता हूँ, तू तो मेरा दोस्त है। इस चक्कर में मैंने सब कर लिया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तूने मेरा सब्जेक्ट क्यों चेंज करवाया। आरव ने धीरे से कहा, यार मैं सोच रहा था ना कि जब मैं अनुष्का को पटाऊंगा तो मुझे हेल्प चाहिए होगी, और अगर तू इस क्लास में रहता तो मेरी अच्छे से हेल्प कर देता, इसलिए। जैसे ही आरव ने ये कहा, सूरज का दिमाग खराब हो गया। क्या मतलब, मदद करवाने के चक्कर में मैं तुम्हें बाहर से भी मदद कर सकता था, मुझे क्यों घसीटा इस क्लास में। आरव ने झिझकते हुए कहा, अकेले मुझे यहाँ मजा नहीं आता, इसलिए मैंने तुझे भी घसीट लिया। सूरज ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, भाई चुप हो जा, मुझे अब बातें नहीं करनी हैं। क्लास अटेंड कर ले, जो इम्पोर्टेंट लगे पढ़ ले, या फिर तू मुझसे बात मत कर। आरव चुपचाप सूरज की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन वह जानता था कि सूरज की नाराजगी जायज थी। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी नज़रें अनुष्का मैम की ओर मोड़ लीं, जो अब भी बोर्ड पर समझा रही थीं। आरव ने अनुष्का मैम की ओर देखते हुए सोचा, बेशक अब मैं उनसे उतना लगाव नहीं करता, अब वह मेरी क्रश नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर मुझे सुकून आता है और मैं अपनी सारी टेंशन्स भूल जाता हूँ। आरव ने देखा कि अनुष्का मैम उसे घूर रही थीं, उनकी नज़रों में नाराज़गी की झलक थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को संभाल लिया और पढ़ाने में जुट गईं। उनके मन में एक ठान ली थी, आज मैं आरव को जाने नहीं दूंगी, आज उससे बात करनी ही होगी। आरव ने अनुष्का मैम के चेहरे के भाव देख लिए थे और उसने महसूस किया कि वह उससे नाराज हैं। उसने बगल में बैठे सूरज से धीरे से पूछा, भाई ये अनुष्का मैम मुझसे नाराज क्यों हैं। सूरज ने हंसते हुए कहा, तुझे याद नहीं है, कल तू उनकी क्लास अटेंड नहीं किया था। अब भाई अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जा, अब तेरी क्लास लगने वाली है, अब तू दांत खाने वाला है और मुझे मजा आएगा। आरव ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा असहज होते हुए कहा, अरे यार अब क्या करूं, कल सच में बहुत जरूरी काम था, इसलिए क्लास मिस हो गई। सूरज ने मजाकिया लहजे में कहा, तुझे अब कौन समझाएगा, अनुष्का मैम को बहुत गुस्सा आता है जब कोई उनकी क्लास मिस करता है, अब देख कैसे तू अपनी सफाई पेश करता है। आरव ने गहरी सांस ली और सोचा, आज तो कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा। आरव ने गहरी सांस ली और सोचा, आज तो कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा। अनुष्का मैम बोर्ड पर लिखते हुए पढ़ाने लगी, लेकिन बार बार उनकी नज़रें आरव की ओर जा रही थीं। सूरज उसे हल्के से ठिठोली करते हुए बोला, भाई अब तो तू गया। अनुष्का मैम ने अचानक पढ़ना रोक दिया और आरव की ओर देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता की झलक थी। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, आरव कल तुम मेरी क्लास में क्यों नहीं आए थे। क्लास में हल्की हंसी और फुसफुसाहट की आवाज़ें गूंज उठीं। कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, आज तो आरव गया। क्लास में हल्की हंसी और फुसफुसाहट की आवाज़ें गूंज उठीं। कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, आज तो आरव गया। दूसरे ने जोड़ा, पक्का अनुष्का मैम इसे आज छोड़ेंगी नहीं। एक और स्टूडेंट ने कहा, कल तो इसे हॉकी प्रैक्टिस में भी नहीं देखा था। आरव ने घबराहट के साथ खड़ा होकर कहा, मैम मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था, जिस वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स और भी बातें करने लगे। कौन सा ज़रूरी काम, एक ने मजाक में कहा। शायद डेट पर गया होगा, दूसरे ने हंसते हुए कहा। अनुष्का मैम ने नाराज होते हुए पूछा, क्या ज़रूरी काम था आरव। आरव ने जवाब देने के लिए थोड़ा समय लिया। मैम कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिन्हें मैं अभी नहीं बता सकता। उधर सोनाली भी बैठी हुई थी और उसे आरव की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वह उसकी मदद के लिए खड़ा होने ही वाली थी कि स्नेहा ने उसे रोक दिया। स्नेहा ने धीरे से सोनाली के कान में कहा, अभी कुछ मत बोल, इससे और मुश्किल हो जाएगी। सोनाली ने थोड़ी चिंता के साथ स्नेहा की बात मानी और बैठी रही। अनुष्का मैम ने आरव की ओर देखा और कुछ क्षण के लिए चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, ठीक है आरव, लेकिन अगली बार अगर ऐसी कोई समस्या हो तो पहले से सूचित कर देना चाहिए। तुम जानते हो कि हमारी क्लास में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैम, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अनुष्का मैम ने आरव से नज़र हटाने से पहले कहा, लेकिन तुम मेरे ऑफिस में आओगे, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। आरव समझ गया कि अब उसकी क्लास अकेले में लगेगी। उसने सोचा, भाई जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। इस बात को सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे।
हंसी की आवाज़ें जैसे हवा में तैरने लगी और आरव को अपने चेहरे पर गर्मी महसूस होने लगी। अनुष्का मैम ने गुस्से से कहा, साइलेंस, सब चुप हो जाओ। उनकी आवाज़ में एक सख्ती थी जिससे कमरे में एकदम शांति छा गई। फिर वे बोर्ड पर पढ़ाने लगीं। सोनाली, जो अपने डेस्क पर बैठी थी, बाकियों की बातें सुनकर असहज महसूस करने लगी। उसने अपने बालों को सुलझाते हुए स्नेहा से पूछा, क्या सच में आरव कल डेट पर गया होगा? स्नेहा ने अपनी किताब से नज़र हटाते हुए कहा, तुझे लगता है कि आरव ऐसा लड़का है? तू उसे कितने समय से जानती है? आज तक तो मैंने उसे किसी लड़की के करीब देखा नहीं, और तू कह रही है वह डेट पर जाएगा। सोनाली ने चिंतित स्वर में कहा, मैं नहीं कह रही हूँ, बाकी कह रहे हैं। स्नेहा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तो शांत बैठी रह, टेंशन मत ले। उधर सूरज आरव की ओर देखकर शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, भाई अब तो तू गया, तेरी लग गई। सच में बहुत मजा आ रहा है। तेरी वजह से मैं कई बार फंसा हूँ, लेकिन आज तू फंसा है। एंजॉय कर। आरव सोचता है कि अब उसे भागना पड़ेगा, बस ध्यान रखना है कि अनुष्का मुझे ना देख ले। तभी सूरज ने उसकी टेंशन को कम करने की कोशिश की, ज़्यादा टेंशन मत ले। अनुष्का तुझसे सिर्फ थोड़ा बहुत सवाल करेगी, और क्या पता कोई इम्पोर्टेंट बात भी होगी। वह वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करता है। अनुष्का बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है और क्लास को समझा रही होती है। कुछ समय तक सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनते रहते हैं। फिर क्लास की बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपने बैग पैक कर वहां से जाने लगते हैं। आरव भी इस भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वह मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। अनुष्का ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उसकी आवाज़ में संजीदगी और दृढ़ता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आरव की आंखों में एक पल के लिए परेशानी झलकती है, लेकिन वह डरता नहीं है। सूरज भी मुस्कुराते हुए बोला, भाई अपना ध्यान रखना। आरव ने मदद की नज़रों से सूरज की ओर देखा, कोई तो रास्ता बता दे। सूरज ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जो तूने किया है अब भुगत। उधर सोनाली, जो आरव से मिलने आ रही होती है, वह भी रुक जाती है। वह देखती है कि अनुष्का ने आरव का हाथ पकड़ रखा है। सोनाली की आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलकती है। उसके बगल में खड़ी स्नेहा उसे समझाती है, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आरव अपने आप को बचा लेगा। अनुष्का फिर से कहती है, चलो अब मेरे साथ, और आरव को हाथ पकड़ कर ले जाने लगती है। कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और कहते हैं, आरव की तो आज क्लास पक्की, बहुत डांट सुनने वाला है अनुष्का से। आरव अनुष्का के पकड़ से छूटने की कोशिश करता हुआ बोला, मैं खुद चलूंगा। लेकिन अनुष्का ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम कहीं फिर भाग जाओगे। और उसने आरव का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया। हॉल में माहौल हलचल से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स की बातें, हंसी मजाक की आवाज़ें गूंज रही थीं। आरव और अनुष्का एक साथ चल रहे थे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा तनाव था। जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें देखा, मुस्कान के साथ एक ने टिप्पणी की, लगता है आज आरव अनुष्का के हाथों फंस गया है। आरव ने अपनी निराशा को बड़बड़ाते हुए कहा, रे यार, मैं तो गया। लेकिन वो शांत रहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आरव ने महसूस किया कि अनुष्का की पकड़ बदल रही है। उसने अपनी कलाई से हाथ हटाकर धीरे धीरे उसकी उंगलियों के पास ले जाना शुरू किया। आरव ने उसकी हरकत को महसूस किया, जैसे समय थमसा गया हो। अनुष्का की उंगलियों की नरमी उसकी त्वचा पर एक सुखद एहसास दे रही थी। अनुष्का ने बड़ी नजाकत से अपनी उंगलियों को आरव की उंगलियों के बीच फंसाना शुरू किया। आरव ने उसकी इस कोमल हरकत को ध्यान से महसूस किया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे आरव की उंगलियों के बीच समा गईं, जैसे वे हमेशा से वहीं होनी चाहिए थीं। अनुष्का का पकड़ने का तरीका अब मुलायम और संवेदनशील हो गया था। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग ही भाव दिखा रही थीं। उन आंखों में एक गहराई थी, एक अनकही बात जो आरव को महसूस हो रही थी। दोनों बिना किसी शब्द के बस एक साथ चलते रहे। आखिरकार वे ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचे। अनुष्का ने आरव को अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। खुद भी अंदर आकर उसने दरवाजे को लॉक कर दिया ताकि कोई और अंदर न आ सके। उसने कमरे का माहौल जांचते हुए एक पल के लिए चारों ओर देखा, फिर आरव की ओर मुड़ी। बैठो तुम कुर्सी पर, उसने आदेश दिया।
आरव ने अनमने ढंग से एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसकी नज़रें अनुष्का पर थीं, जो अब एक गहरी सांस लेते हुए अपने बालों को ठीक कर रही थी। उसने आरव के सामने की कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक शक्ति थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। अनुष्का ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए महसूस किया कि वह कितनी गंभीर है। अनुष्का की आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। कल तुम मेरी क्लास में क्यों नहीं आए थे? उसने पूछा। आरव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ जरूरी काम था। अनुष्का ने उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहा, क्या काम था इतना जरूरी कि तुम क्लास मिस कर दो? आरव ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं बात नहीं कर सकता। अनुष्का ने अपनी आवाज को थोड़ा और सख्त करते हुए कहा, मुझे जानना है आरव। आरव ने फिर से मना कर दिया, मैं नहीं बता सकता। अनुष्का ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को नियंत्रित किया और फिर पूछा, ठीक है, तो फिर तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं था? मैं देख रही थी, तुम आज भी परेशान थे। क्या आज भी कोई परेशानी है? आरव ने कुछ देर सोचते हुए कहा, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अनुष्का ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं था? आरव ने गहरी सांस लेते हुए अंततः स्वीकार किया, हाँ, आज भी परेशानी है। अनुष्का ने उसके पास आकर कहा, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आरव ने गंभीरता से कहा, नहीं, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अपनी परेशानी खुद सुलझानी है। अनुष्का का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने थोड़ा और पास आकर सख्ती से कहा, ठीक है, तो मुझे बताओ, तुम पढ़ाई ढंग से कर रहे हो कि नहीं? आरव ने धीमी आवाज में कहा, कर रहा हूं। अनुष्का ने और भी सख्ती से कहा, ठीक है, फिर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। उसने टेबल पर रखी कुछ किताबें उठाईं और कुर्सी पर बैठते हुए आरव को घूरा। आरव ने मन ही मन सोचा, आ गया फिर सवाल जवाब का खेल। अरे यार, क्या फिर से सर दर्द है? जो होगा देखा जाएगा। उसने एक लंबी सांस ली और तैयार हो गया। अनुष्का ने उसे क्वांटम फिजिक्स के सवाल पूछने शुरू किए। बताओ, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का क्या मतलब है? आरव ने उत्तर दिया, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स की मूलभूत समीकरण है, जो किसी सिस्टम की वेव फंक्शन का विवरण देती है। अनुष्का ने दूसरा सवाल पूछा, क्वांटम टनलिंग क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है? आरव ने जवाब दिया, क्वांटम टनलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक पार्टिकल ऊर्जा बैरियर को पार कर सकता है, भले ही उसके पास क्लासिकली पर्याप्त ऊर्जा न हो। इसका उपयोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और नैनो टेक्नोलॉजी में होता है। अनुष्का का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा था, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को कायम रखते हुए पूछा, फोटॉन का मतलब क्या है? आरव ने समझाया, फोटॉन प्रकाश का क्वांटम पार्टिकल है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के सभी रूपों के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे जैसे आरव सवालों का सही सही जवाब देता गया, अनुष्का की नाराजगी धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। अनुष्का ने आखिरी सवाल पूछा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? आरव ने जवाब दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार किसी पार्टिकल की स्थिति और वेग दोनों को एक साथ असीमित सटीकता से मापा नहीं जा सकता। जितनी सटीकता से एक मापा जाएगा, उतनी ही अनिश्चितता दूसरे में होगी। अनुष्का कुछ पलों के लिए चुप रही। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि आरव के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। उसकी नाराजगी अब लगभग खत्म हो चुकी थी और हैरानी ने उसकी जगह ले ली थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें सब आता है आरव, फिर भी तुम परेशान क्यों हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कुछ बातें होती हैं जो हम चाहकर भी किसी को नहीं बता सकते। अनुष्का ने गहरी सांस लेते हुए अपनी जिद और गुस्से को छोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मुझे एक चीज़ जाननी है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम्हें तो क्वांटम फिजिक्स का इतना ज्ञान नहीं था। फिर तुम ये सब कहाँ से सीख गए? आरव मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, अगर यही सवाल कुछ दिन पहले पूछी होती तो मैं सच में जवाब नहीं दे पाता। लेकिन अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास पूरे यूनिवर्स का नॉलेज है, क्यों ना कैसा भी ज्ञान हो, सब मेरे पास है। लेकिन मैं ये सब बता नहीं सकता। उसने एक बहाना बनाया, मैंने थोड़ी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है, इसलिए। अनुष्का ने राहत की सांस ली और खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हैरानी तो फिर भी हो रही है। आरव ने उसे समझाते हुए कहा, बस मेहनत का नतीजा है। अनुष्का के चेहरे पर हैरानी तो थी, लेकिन वह अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। उसने एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ।
आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहना। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर कोई जरूरी काम नहीं है या कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? अनुष्का ये सुनकर थोड़ा चौंक गई और तुरंत बोली, नहीं, थोड़ी देर रुको, मुझे कुछ बातें करनी हैं। अनुष्का के पास सच में बात करने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि उसे आरव से कुछ और समय के लिए बात करनी होगी। उसने जल्दी से कोई विषय खोजने की कोशिश की और पूछा, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आरव ने सामान्य ढंग से जवाब दिया, हाँ, सब ठीक हैं। उनकी पढ़ाई भी सही चल रही है। फिर उसने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, सूरज भी ठीक है। जैसे ही अनुष्का ने सूरज का नाम सुना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तीखे स्वर में बोली, हाँ हाँ, वह बेवकूफ़ तो ठीक ही रहेगा। उसको क्या होने वाला है? बस कोई परेशानी तो क्रिएट नहीं कर रहा न? आरव समझ गया कि अनुष्का अब भी सूरज पर गुस्सा है। उसने मन ही मन सोचा, भाई, ये सूरज का नाम छेड़कर मैं तो मुश्किल में पड़ गया। कहीं मेरी पिटाई ना कर दे इस चक्कर में। फिर उन्होंने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की। आरव ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अनुष्का का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। आखिरकार आरव ने अनुष्का की ओर देखते हुए कहा, अब अगर तुम कहो तो मैं जाऊं। लगता है तुम अभी भी नाराज हो। अनुष्का ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। पर याद रखना आरव, तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अनुष्का, मैं इसे याद रखूंगा। आरव कमरे से बाहर निकल गया और अनुष्का ने उसे जाते हुए देखा। वह सोच रही थी कि शायद उसे आरव से बात करने के लिए और अच्छे तरीके खोजने होंगे। आरव के जाने के बाद अनुष्का कुछ देर तक अपने हाथों को देखती रही। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। वह सोच रही थी, आखिर आरव इतना क्यों परेशान है? फिर उसे अचानक सूरज का नाम याद आया और उसके दिमाग में गुस्सा उबाल मारने लगा। वह बड़बड़ाई, कहीं सूरज ने फिर से कोई मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? सूरज का नाम याद आते ही उसका दिमाग और भी खराब हो गया। उसने ठान लिया, लगता है मुझे अभी सूरज से एक बार मिलना ही पड़ेगा। इधर आरव बाहर आकर मन में बड़बड़ाने लगा, अरे यार, मैं सूरज का नाम क्यों लिया? उसका नाम लेने से उनका तो और दिमाग खराब हो गया। अच्छा हुआ मैं बाहर आ गया, वरना मेरी क्लास और ज़्यादा ले लेती। वह सोचता है, उसने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं भी उसकी मदद नहीं करूँगा। फंसने दो उसे, मुझे भी तो देखना है कि जब वह फंसेगा तो कैसे बचेगा। तभी सूरज वहां आता हुआ दिखता है। वह दूर से ही आवाज लगाता है, अरे आरव, कैसे हो, तुम्हारा क्लास कैसा गया? सूरज को देखकर आरव के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ जाती है। उसने छेड़ते हुए कहा, सूरज, मजा आया अनुष्का मैम की क्लास में? वैसे तुझे एक बात बतानी थी, मैंने गलती से अनुष्का मैम के सामने तेरा नाम ले लिया। और यार, वो बहुत गुस्से में आ गई। जैसे ही सूरज ने ये सुना, उसके चेहरे के सारे भाव एक साथ बदलने लगे। डर, हैरानी और परेशानी सब कुछ साफ झलक रहा था। उसकी आवाज़ कांपते हुए निकली, क्या? अनुष्का में से सूरज कैसे बचेगा और अब सूरज आरव के साथ क्या करेगा? जैसे ही सूरज ने ये सुना, उसके चेहरे के सारे भाव एक साथ बदलने लगे। डर, हैरानी और परेशानी सब कुछ साफ झलक रहा था। उसकी आवाज़ कांपते हुए निकली, क्या? आरव ने सूरज के चेहरे के भावों को और भी मजे लेते हुए देखा और कहा, हाँ भाई, उसने तो क्लास ही ले ली। तुम्हारा नाम सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सूरज ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? अनुष्का मैम पहले से ही मुझसे नाराज हैं और तुमने और आग में घी डाल दिया। अब क्या होगा? सूरज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में चिंता और भय स्पष्ट थे। वह सोचने लगा कि अब अनुष्का मैम से कैसे सामना करेगा। आरव की शरारत भरी मुस्कान देख सूरज को एहसास हुआ कि यह मजाक उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। यही सब सोचते सोचते सूरज को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आरव के करीब जाकर उसका गला पकड़ लेता है। सूरज उसे कस के हिलाने लगता है और कहता है, साले, सब तेरी वजह से। आरव का गला दबने लगता है, लेकिन वह डरता नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में चुनौती भरी चमक दिखाई देती है। आरव हंसते हुए कहता है, भाई छोड़ दे, ऐसे में मर जाऊंगा। सूरज कहता है, मर जा साले, जिंदा रहकर करेगा क्या? तभी उधर से विकास आता है और उन दोनों को इस हालत में देखता है। वह चौंकते हुए पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम दोनों क्या कर रहे हो?
सूरज विकास की ओर गुस्से से देखकर कहता है, यह आरव है ना साला। अनुष्का मैम इसे पनिशमेंट दे रही थी, अंदर बातचीत करने के लिए ले गई थी। लेकिन ये दोनों तो बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसने अनुष्का मैम के सामने मेरा नाम ले लिया। तुझे पता है ना वो कितनी मुझ पर गुस्सा रहती हैं। जैसे ही यह बात विकास को समझ आती है, उसकी हंसी छूट जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सूरज तुम भी न, ये तो और भी मज़ेदार हो गया। अनुष्का मैम को मनाने में अब और भी मजा आएगा। सूरज की आंखों में गुस्सा और चिंता का मिला जुला भाव साफ था, जबकि आरव अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करते हुए भी मुस्कुरा रहा था। विकास की हंसी से स्थिति और भी अजीब हो गई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सूरज की आवाज में गुस्से की कंपन थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अरे यार रिलैक्स, विकास ने हंसते हुए कहा, उसकी आवाज में अनचाही बेफिक्री थी। तुम्हें तो बस हर बात पर नाराज होना आता है। सूरज का गुस्सा और बढ़ने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और एक जोरदार हुक्का मारते हुए विकास के पेट में जोर से पंच मारा। विकास दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई। तू सुधरेगा नहीं, सूरज ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। विकास ने अपने पेट को पकड़ते हुए हंसते हुए कहा, सुधरने का तो ख्याल ही छोड़ दो दोस्त। जो सुधर जाए वह दोस्त थोड़े कहलाता है। विकास ने चुटकी ली और फिर से हंसने लगा। सूरज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने विकास को और जोर से पीटना शुरू कर दिया। आरव ने सोचते हुए कहा, अब एक ही तरीका है इससे बचने का। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो उनकी ओर आ रही थी। उसने एक शरारती विचार सोचा और जोर से चिल्लाया, देख अनुष्का आ रही है। सूरज ने ये सुनते ही हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर भय और तनाव के मिश्रित भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी, उसने निराशा और गुस्से के साथ कहा, तुम दोनों नहीं सुधरोगे ना। सूरज ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी हंसी अब चिंता में बदल चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और अब हम एक दूर के घर में हैं जहां 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उनके सामने एक तस्वीर रखी हुई है और वे आपस में गंभीर चर्चा में मशगूल हैं। कमरे में हल्की सी पसीने की गंध और गहरी चिंताओं का माहौल है। पहला व्यक्ति तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, हमने इसके बारे में सब पता लगा लिया है। ये दिल्ली शहर में 1 साल पहले आई है और कॉलेज में इसे कुछ ही महीने हुए हैं। दूसरा व्यक्ति सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ हमें इसकी ज़रूरत है। हमें इसे अपनी टीम में शामिल करना ही होगा। तीसरा व्यक्ति थोड़ी चिंता के साथ कहता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। ये कॉलेज का भी हिस्सा है और तुम जानते हो कि वहाँ कितने शक्तिशाली लोग छुपे बैठे हैं। क्या वे इसे हमारे पास आने देंगे? पहला व्यक्ति गंभीर स्वर में कहता है, हमने इसकी लड़ाई देखी है। ये बहुत ताकतवर है। हमें सच में इसकी ज़रूरत है। वह तस्वीर किसी और की नहीं, बल्कि तृप्ति की है। तभी एक चौथा व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है। यह उनका लीडर है। वह तस्वीर को उठाता है और ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में दृढ़ता और गंभीरता का भाव स्पष्ट है। लीडर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने इसकी ताकत पहले ही देख रखी है। हमें इसे अपनी टीम में शामिल करना ही होगा, क्योंकि वह लोग भी इसके पीछे पड़े होंगे इसे खत्म करने के लिए। हमारा काम है इसे बचाना और अपनी टीम में शामिल करना ताकि यह हमारी मदद कर सके उन लोगों को खत्म करने में। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सभी की आंखों में चिंता और संकल्प का मिश्रण था। तस्वीर में तृप्ति की मुस्कुराती हुई छवि थी, लेकिन अब ये स्पष्ट था कि उसका भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और उसे बचाने की जिम्मेदारी इन चारों पर आ चुकी है। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है। अब हम एक घने और पुराने जंगल में हैं, जहां एक खंडहर के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। हवा में एक अजीब सी गंध है, मानो बरसों से यहाँ किसी ने कदम न रखा हो। इन लोगों की आंखों में तनाव और चिंता के भाव हैं। खंडहर की दीवारें काई से ढकी हुई हैं और जगह जगह दरारें पड़ी हैं। आसपास के पेड़ों की टहनियां मानो अंधेरे में किसी अदृश्य खतरे की ओर इशारा कर रही हों। माहौल में एक भूतिया सन्नाटा छाया हुआ है, जिसमें हर किसी की सांसें भी गूंजती प्रतीत हो रही हैं। एक व्यक्ति, जो बाकी सभी से आगे खड़ा है, कहता है, हमने उस लड़की के बारे में सब पता कर लिया है। वह कहाँ से आई है और उसने क्या किया है? अब बताए, हमें क्या करना है? दूसरा व्यक्ति, जिसने अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढक रखा है, गंभीर स्वर में कहता है, क्या करना है? उसे ढूंढो और खत्म कर दो। उसने हमारे कई लोगों को खत्म किया है।
तभी एक और व्यक्ति डरते हुए बोलता है, लेकिन वह लड़की बहुत ताकतवर है। उन सभी का बॉस, जिसने अब तक शांतिपूर्वक खड़ा था, कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे पता है, लेकिन हमें इसे किसी भी हालत में खत्म करना होगा। ऊपर से ऑर्डर आया है। तो बताओ, कौन जाएगा उसे खत्म करने के लिए? भीड़ में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, उनके चेहरे पर डर और संकोच के भाव स्पष्ट हैं। तभी एक व्यक्ति, जो अब तक कोने में खड़ा था और अपनी उंगलियों से एक छोटा सा खंजर घुमा रहा था, आगे बढ़ता है। उसके हाथों में चमचमाता खंजर है, जो कि एक अद्वितीय धातु से बना है और उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपटा हुआ है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है। दूसरे हाथ में एक फायरबॉल है, जो और भी खतरनाक प्रतीत होता है। उसकी ठंडी मुस्कान माहौल को और भी भयावह बना देती है। खंजर के चारों ओर आग लिपटी हुई है, उसकी लौ चमक रही है और गर्मी का एहसास पूरे खंडहर में फैल रहा है। उसकी आंखों में भी आग की चमक है। वह कहता है, अगर कोई नहीं जाना चाहता तो मुझे भेज दीजिए। बॉस। बॉस उसकी ओर देखता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम जाने के लिए तैयार हो तो ये तुम्हारा मिशन है। लेकिन याद रखना, असफलता का मतलब मौत है। वह व्यक्ति, जिसे अब मिशन सौंपा गया है, मुस्कराते हुए कहता है, मुझे कोई डर नहीं है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। खंडहर में एक बार फिर खामोशी छा जाती है। सभी की आंखें उस व्यक्ति पर टिकी होती हैं, जो अब अपने मिशन के लिए तैयार है। खंडहर की दीवारें इस गंभीर बातचीत की गवाह बन जाती हैं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव का मिश्रण है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरा खुद उनके चारों ओर घिरता जा रहा हो और हर किसी की सांसें भारी हो रही हों। खंडहर की हवा में खिंचाव और तनाव भरा हुआ था। लोग आपस में चर्चाओं में लग गए थे, इस बात पर बहस करते हुए कि क्या वह व्यक्ति, जो अपने मिशन के लिए तैयार खड़ा है, वाकई लड़की को मार सकेगा। एक ने कहा, शांत हो जाओ, उसने सब सुन लिया है। अगर हम बात करेंगे तो वह हमें ही मार डालेगा। देखो, उसके हाथ में जो खंजर है, वह किसी सामान्य इंसान का नहीं हो सकता। खंजर आग से लिपटा हुआ है और अभी तक पिघला नहीं है। ये खंजर खास है और मैंने सुना है कि यह अकेले कई लोगों को हरा चुका है। ये ताकतवर है और इसे लड़की को मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी बातें खंडहर की दीवारों में गूंज रही थीं और खिंचाव और बढ़ गया था। सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर थी, जो अब अपने मिशन की ओर बढ़ रहा था। बस ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वह व्यक्ति लड़की को मार देगा। उसने लड़की ने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा है और वह निश्चित ही इस काम को भी पूरा करेगा। अब तुम लोग अपने बाकी मिशनों पर ध्यान दो। जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करो। हमारे मकसद के लिए जो तैयारी चल रही है उसे भी पूरा करो। ऊपर से लगातार ऑर्डर आ रहे हैं और अब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। उसकी बातों से स्पष्ट था कि वह सभी को प्रोत्साहित कर रहा था और मिशन के हर पहलू पर ध्यान देने की दिशा में निर्देश दे रहा था। वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था और सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह आदमी एक सुनसान स्थान पर पहुंचा और वहां उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने अपनी अंदरूनी आग को बाहर निकाला, जो भयंकर और चमकदार थी। आग ने उसे चारों ओर से घेर लिया, जैसे कि वह एक आग के ढाल में बदल गया हो। इसके बाद वह हवा में उड़ने लगा, अपनी दिशा और मिशन की ओर बढ़ते हुए। उसकी आग और उड़ान ने न केवल उसके मिशन की ओर बढ़ने का संकेत दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि वह कितनी शक्तिशाली और संकल्पित था। उसकी यह आग और हवा में उड़ना उसकी ताकत और समर्पण को दर्शाता था और उसके मिशन की सफलता के प्रति उसकी दृढ़ता को स्पष्ट करता था। कुछ देर हवा में उड़ने के बाद वह व्यक्ति शहर के पास पहुंच गया। उसने धीरे धीरे नीचे उतरकर अपने आप को सामान्य कर लिया। उसकी आग बुझ गई और वह एक सामान्य इंसान की तरह दिखने लगा। अब वह बिना किसी को शक हुए शहर में प्रवेश कर सकता था। शहर की गलियों में चलते हुए उसने अपने मिशन के बारे में सोचा और उस लड़की को ढूंढने के लिए अपनी रणनीति तैयार की। हर कदम पर सतर्क रहते हुए वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। शहर की भीड़ भाड़ में वह आसानी से घुल मिल गया, बिना किसी को यह एहसास हुए कि वह कौन है और यहाँ किस मकसद से आया है। इधर कॉलेज में सूरज ने अपनी क्रोध में आकर आरव को पकड़ लिया और उसे पीटना चालू कर दिया। तभी वह लड़की वहां आ गई। तुम तीनों कर क्या रहे हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। असल में वह लड़की और कोई नहीं, अनुष्का थी, सूरज की गर्लफ्रेंड। उसने सूरज का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस करो, मारना। सूरज ने खींचते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि इन दोनों ने क्या किया अभी।
आरव ने अनुष्का की ओर देखा और कहा, अनुष्का, हमें बचाओ। सूरज हमें कब से मार रहा है। विकास भी चीखा, अनुष्का, बचाओ। सूरज ने गुस्से में कहा, तुम उसे अनुष्का बुलाना बंद करो। जब जब तुम लोगों ने उसे अनुष्का बुलाया तब तक परेशानी हुई है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम उसे अनु बुलाओ। अनुष्का ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, यानी अनु के नाम से ही बुलाओगे। अब छोड़ भी दो, हम बैठकर बातें करते हैं। आखिर इन दोनों ने क्या क्या किया है, मुझे बताओ। हम बैठकर बातें करेंगे। सूरज ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत होते हुए कहा, ठीक है, चलो बैठकर बात करते हैं। उसने आरव और विकास की ओर देखा और कहा, लेकिन यह आखिरी बार है, समझे। आरव और विकास ने एक दूसरे की ओर देखते हुए राहत की सांस ली। अनु ने सूरज का हाथ पकड़ा और तीनों को एक तरफ लेकर बैठ गई, जहां वे अपनी बातें खुलकर कर सकते थे। माहौल में अब भी थोड़ी गर्मी थी, लेकिन अनु की मौजूदगी ने उसमें शांति की हल्की बयार ला दी थी। सूरज ने अनु को सारी बातें बता दीं। अनु ने ये सब सुना तो थोड़ी हैरान और परेशान हो गई। उसने आरव की ओर नाराजगी भरी नज़रों से देखा। आरव ने तुरंत अपना कान पकड़कर माफ़ी मांगने का इशारा किया। अनु थोड़ा शांत हो गई और उसने सूरज के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, फिर भी वह तुम्हारे दोस्त हैं। इतना नहीं मारना चाहिए था। गलती तो तुम्हारी थी, तुम्हें खुद आना चाहिए था मुझे बुलाने के लिए। तुमने उस लड़के क्यों भेजा उस दिन? सूरज ने अफसोस भरे स्वर में कहा, मेरी गलती थी। अगर मैंने उस लड़के को नहीं भेजा होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन मैंने कितनी बार कहा है कि इन्हें तुम्हें अनु बुलाना चाहिए, अनुष्का नहीं। अनु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओहो, ये तुम्हारे दोस्त हैं, इसलिए मुझे हमेशा अनुष्का ही बुलाते हैं। लेकिन मैं समझा दूंगी कि ये मुझे अनु ही कहें। उसने आरव और विकास की ओर देखते हुए कहा, तो अब से मुझे अनु ही कहना, वरना तुम फिर से सूरज को परेशान कर दोगे। आरव और विकास ने एक साथ कहा, ठीक है, हम तुम्हें अनु ही कहेंगे। सूरज ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, लेकिन जो अभी बवाल मचा, उसे कैसे सुलझाओगे? आरव ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, टेंशन मत ले, उस चीज को मैं संभाल लूंगा। अनु ने ध्यान से देखा तो आरव और विकास की हालत बहुत खराब थी। उनके चेहरे पर चोटों के निशान थे और वे बहुत थके हुए दिख रहे थे। उसने दुख भरे स्वर में कहा, सूरज, तुमने कितना मारा इन बेचारों को? सूरज ने धीरे से कहा, बेचारे लगते हैं, पर सबसे बड़े शैतान हैं ये दोनों। अनु ने एक गहरी सांस ली और अपने बैग से पानी की बोतल और एक कपड़ा निकाला। उसने कपड़े को गीला करके आरव और विकास के चेहरों को पोंछना शुरू किया। सूरज दूर से ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। अनु ने आरव के चेहरे को पोंछते हुए कहा, देखो, अब सब ठीक हो जाएगा। आरव ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अनु। विकास ने भी सहमति में सिर हिलाया। अनु ने दोनों को सांत्वना देते हुए कहा, आगे से ध्यान रखना और सूरज को परेशान मत करना। सूरज ने दूर से अनु को देखते हुए राहत की सांस ली। सूरज के चेहरे पर अब भी हल्का तनाव था, लेकिन अनु की शांतिपूर्ण उपस्थिति ने उसे भी थोड़ी शांति दी। हवा में हल्की सी ताजगी थी और चारों के बीच एक नई समझदारी पनप रही थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।